हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज जो है क्लासिकल विचार कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में विस्तार से चलिए पढ़ते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुसार बदल देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को इतिहास में युग पुरुष कहा जाता है। कार्ल मार्क्स वैसे ही एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने विचारों की लेखनी से समाज में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया और इसमें कामयाब भी रहे। कार्ल मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव जर्मन दार्शनिक हीगल तथा फ्रांसीसी दार्शनिक प्रौधों का पड़ा। किसका पड़ा? हीगल और प्रौधों का। और मार्क्स क्रांतिकारी साम्यवाद और समाजवाद में विशेषता ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक माने जाते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक जो है कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। द होली फैमिली विद एंजल्स, यह कब आई थी? 1845 में आई थी। और द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स 1847 में आई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में आई थी। और इसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो और कम्युनिस्ट पार्टी विद एंजल्स, यह 1948 में आई थी। नेक्स्ट है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, 1848 में आई थी। और दास कैपिटल कब आई थी? 1867 में। दास कैपिटल, इस ग्रंथ में सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति और सर्वहारा के अधिनायकत्व का गहन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्र ढंग से बताया गया है। और दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल माना जाता है। नेक्स्ट है मार्क्स संरचना को दो भागों में बांटते हैं। कितने में? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी है? पहला है अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। अधोसंरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, अस्तित्व, भौतिक पदार्थ को सम्मिलित करते हैं। और दूसरा है अधिसंरचना, जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और अधोसंरचना क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर। अधिसंरचना क्या है? मार्क्स के अनुसार इसके अंतर्गत चेतना को सम्मिलित किया जाता है। और चेतना के अंतर्गत मार्क्स धर्म, कानून, संस्कृत, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी आदि को रखते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं। कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं कौन कौन सी है? सर्वहाराकरण और बुर्जुआकरण, पतित बुर्जुआकरण, नागरिक समाज। इसके बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो बता दें। सर्वहाराकरण कार्ल मार्क्स की अवधारणा जिनके अनुसार और अधिक गरीब बनने की प्रक्रिया अर्थात पूंजीपतियों की तुलना में लगातार गरीब होते जाने की प्रक्रिया अर्थात जब मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग के लक्षण आने लगते हैं तब यह प्रक्रिया सर्वहाराकरण कहलाती है। मार्क्स इसे क्या कहते हैं? दरिद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्रीकरण कहते हैं। सर्वहाराकरण को मार्क्स जो है दरिद्रीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट है बुर्जुआकरण। बुर्जुआकरण अवधारणा किसकी है? यह जो है गोल्डथॉर्प की है। गोल्डथॉर्प की है यह अवधारणा, बुर्जुआकरण। और जब श्रमिकों की स्थिति बेहतर होने लगती है तो इसे बुर्जुआकरण कहते हैं। अर्थात सर्वहारा को बुर्जुआ बनने की प्रक्रिया है। अर्थात सर्वहारों को बुर्जुआ बनने की प्रक्रिया है। जब मध्यम वर्ग के लक्षण निम्न वर्ग में आने लगते हैं तब इसे बुर्जुआकरण कहते हैं। और नेक्स्ट है पतित बुर्जुआ। मार्क्स की अवधारणा है। पतित बुर्जुआ किसकी है? पेट्टी, जिसे कहते हैं पेट्टी बुर्जुआ।
वह छोटे पूंजीपति जो न तो किसी का श्रमिक होता है और न ही अपने यहाँ श्रम नियोजित करता है, यह स्वतंत्र उद्यमी होता है, जैसे दुकानदार, ठेले वाला जो स्वयं अपना ठेला चलाता है। अगनेस्ट है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। कार्ल मार्क्स की अवधारणा है ऐसा भ्रष्ट पूंजीवादी समाज जो चरम व्यक्तिवादिता तथा भौतिकवादिता पर आधारित होता है। सर्वहाराकरण जो है यह कार्ल मार्क्स का है और दरिद्रीकरण भी इन्हीं का है और नागरिक समाज भी इन्हीं का है, लेकिन बुर्जुआकरण किसका है? गोल्डथॉर्प का है। ध्यान रखिएगा, गोल्डथॉर्प का है। नेक्स्ट है मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत। इनके प्रमुख सिद्धांत देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रस्तुत की अवधारणा यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रस्तुति की अवधारणा, इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले खाने के लिए रोटी चाहिए, फिर पीने का पानी चाहिए, किसी न किसी प्रकार का आवास चाहिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए। यह सब आवश्यकता है पूरी होने के बाद वह राजनीति की बात करता है, विज्ञान की चर्चा करता है और धार्मिक सत्संग करता है। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन सबसे पहली आवश्यकता है। इस उत्पादन के दौरान ही वह दूसरे लोगों के साथ संबंध रखता है। उदाहरण के लिए वह किसान है तो मजदूरों के साथ उसके संबंध होते हैं। मार्क्स ने कहा है कि द्वंद्व ही इतिहास का सार है। क्या कहा है? द्वंद्व ही इतिहास का सार है, इम्पॉर्टेंट है। और आज तक के सभी समाजों का इतिहास द्वंद्व का इतिहास है। इस सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। और नेक्स्ट है अलगाव। मार्क्स के क्लासिकल सिद्धांत की हम कुछ भी व्याख्या करें, अलगाव इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मजदूर तो कहता है कि वह तो एक पण्य पदार्थ यानी कमोडिटी है, दिहाड़ी के बदले में उसे मालिक खरीद लेता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसकी अपनी कोई ज़मीर यानी अस्तित्व नहीं है, वह तो श्रम को बेचता है और उसके बदले में दिहाड़ी लेता है। जो कुछ वह उत्पादन करता है उसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। मालिक के लिए तो जिस किसी वस्तु का उत्पादन होता है वह पण्य पदार्थ है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मार्क्स के अनुसार मार्क्स के सिद्धांतों में बहुत बड़ा सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वह यह मानकर चलते हैं कि समाज में कहीं भी सजातीयता नहीं है। देखा जाए तो आज के पूंजीवादी समाज में मजदूर कीमत पैदा करता है, श्रम एक प्रकार का पण्य वस्तु है। यह पण्य वस्तु मजदूर की नहीं है, उसका श्रम तो अलगाव का श्रम है। जो वस्तुएं पैदा की जाती है मजदूर की नहीं होती, वास्तव में मजदूर का श्रम तो पण्य वस्तुओं को पैदा करने में लग जाता है, इसके बदले में वह दिहाड़ी ले लेता है। अब होता यह है कि मजदूर भी पण्य वस्तु को पैदा करता है और उसके बदले में उसे पगार मिलती है। उसे वस्तु को मालिक अधिक दामों में बेचता है। यह अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स इसे क्या कहते हैं? मुनाफाखोरी कहते हैं। यह मुनाफाखोरी ही पूंजीवाद है। आजकल जब कभी मार्क्स के सिद्धांत की चर्चा होती है तब कहा जाता है कि मार्क्स कुछ न होकर उत्पादन संबंधों के विश्लेषक हैं। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अपनी संपूर्ण कृतियों में मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की है। दुनिया में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन हुए उन सब का सरोकार पूंजीवाद के विकास के साथ जुड़ा है। पूंजीवाद नहीं न ही समाज में, यहाँ होगा समाज में दो वर्ग बना दिए। पूंजीवाद ने समाज में दो वर्ग बना दिए। पहला बुर्जुआ वर्ग है
और इसे पूंजीपत वर्ग भी कहते हैं। पूंजीवाद ने समाज में दो वर्ग बना दिए। पहला बुर्जुआ वर्ग है, इसे पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं। दूसरा सर्वहारा वर्ग या मजदूरों का वर्ग है। इन दोनों वर्गों में बराबर संघर्ष रहा है। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और ये साधन तादाद में बहुत थोड़े होते हैं। इन पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। सर्वहारा के पास कोई पूंजी नहीं होती और इसलिए वर्गों में संघर्ष चलता ही रहता है। इसी कारण मार्क्स कहते हैं कि जब तक पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा, समाज में संघर्ष हटेगा नहीं। संघर्ष को हटाने के लिए वर्गहीन यानी क्लासलेस समाज बनाना पड़ेगा। जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे तब राज्य भी समाप्त हो जाएगा। वर्गहीन और राज्यहीन समाज ही समाजवाद का आविर्भाव करेगा। नेक्स्ट है, मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटी, प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटी, सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी, पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट है, मार्क्स अलगाव के 4 चरण बताते हैं। किसके? अलगाव के। अलगाव के 4 चरण बताते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन से, मालिक से, अपने आप से। और मार्क्स पूंजीवादी समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? जो किराए लेता है भूस्वामी, जो लाभ लेता है पूंजीपत, जो वेतन लेता है श्रमिक। मार्क्स के अनुसार नई औद्योगिक व्यवस्था में जो भूस्वामी है उसका महत्व नगण्य है तथा ऑनर ऑफ द प्रॉफिट तीनों ऑनर को नियंत्रित करता है, इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में 2 ही वर्ग कार्यशील हैं। कौन कौन से? पूंजीपति व सर्वहारा। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स को अपने विचारों के कारण कभी अस्थायित्व नहीं प्राप्त हो पाया। उन्हें कभी जर्मनी, फ्रांस, प्रसा तथा अंतिम समय इंग्लैंड में रहना पड़ा। इंग्लैंड में ही मार्क्स का 14 मार्च 1883 में निधन हो गया। मार्क्स का निधन कब हुआ? 14 मार्च 1883 को। और मार्क्स का महत्वपूर्ण कथन है, चाहे तो लिख लीजिए, चेतना पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की उपज है। क्या है? चेतना पदार्थ की उपज है, न कि पदार्थ चेतना की उपज है। और एक और कथन है, हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था। हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। और हीगल क्या कहते हैं? हीगल के बारे में सुनिए, पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, अपितु चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज है। और एक जो है मार्क्स के अनुसार एक कथन और है, भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति है तो मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता है। भौतिक तत्वों का द्वंद्व किसका है? मार्क्स का है। द्वैत चेतना ग्रामशी का है। चेतना का सिद्धांत ल्यूकाक्स का है। आर्थिक निर्धारणवादी मार्क्स को कहा जाता है। और चेतनाओं का द्वंद्व यह किसका है? हीगल का है। कैथलीन गफ ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स की उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया। और कैथलीन गफ मार्क्स के एशिया के संबंध में प्रसिद्ध विचार से सहमत नहीं थे। और कैथलीन गफ को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैथलीन गफ को भारत का मार्क्स कहा जाता है। कैथलीन गफ को भारत का मार्क्स कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और किसी थिंकर के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।